सुप्रभात बच्चों। कल हम क्षितिज के अध्याय नंबर 2 के अंदर पेज नंबर 10, 11 इनका अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि हीरा और मोती जो दो बैल होते हैं वो किस प्रकार से गया के द्वारा किए गए अत्याचार का विरोध वो करते हैं, और उस अत्याचार का सबक सिखाने के लिए जो दो बैल थे उनमें से जो मोती था तो थोड़ा अखड़पन था, उसमें मन चला था वो, या कह सकते हैं बड़ा चंचल था। वो किस तरह से उसको सबक सिखाने के लिए गया, सबक सिखाने के लिए कहता है। लेकिन हीरा एक समझदार बैल था, बुद्धिमान था वो, और अत्याचार सहने की भी थी। तो यहाँ पर उस अत्याचार सहना भी उसके लिए एक, यहाँ पर मोती उसको बार बार व्यंग्य करता है कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। और जैसे ही यहाँ पर लेखक भी इन जानवरों के माध्यम से भारतीयों की भी दशा का वर्णन कर रहे हैं कि जब अंग्रेजों का अत्याचार हो रहा था तो किस प्रकार से भारतीय उनमें कुछ सहनशील वाले थे और कुछ अत्याचार को नहीं सहन कर पाए थे या सहन नहीं किया था, उन्होंने उनका विरोध भी किया था और उसका परिणाम भी आज़ादी के रूप में निकला। तो यहाँ पर भी वो दोनों बैल इस प्रकार से उनका विरोध करते हैं। मोती के कहने पर हीरा भी तैयार हो जाता है, और जैसे ही वो अपने उनकी प्लानिंग करते हैं, निकलने की भागने की तैयारी करते हैं, इतने में ही जो बालिका थी जो उनसे बड़ा प्रेम स्नेह करती थी, उन दोनों बैलों से, अपने घर वालों से, जो उनका अत्याचार हो रहा था उन पर, उनका वो सभी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो भी तो एक अनाथ बच्ची थी, उसकी जो माँ का स्वर्गवास हो गया था और सौतेली माँ उस पर अत्याचार करती थी। तो इस प्रकार उसको भी इसका आभास था कि इन पे अत्याचार हो रहा है। और वो भी जब घर वालों से उन्होंने सुना कि वे उन्हें नकेल डालने वाले हैं, तो वह उन्हें भगाने के प्लान से बाहर आती है और दोनों को खोल कर कहती है अभी भाग जाओ। और उधर से उसने शोर मचा दिया कि वो भी, और वो दोनों बैल भी तो बच्चों यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, भी असमंजस की स्थिति में आ गए थे कि क्या करें, भागेंगे तो इस बच्चे पे आरोप आएगा कि इसने भगा दिया, और नहीं भागेंगे तो हम मरे, है ना, परेशान थे वो। तो इस परेशानी को उस बच्ची ने ही तुरंत हल कर दिया। वो चिल्लाने लगी, देखो देखो ये दोनों बैल भागे जा रहे हैं, फूफा जी वाले बैल है, ये दोनों भागे जा रहे हैं, ओ दादा दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। यानी इस तरह से वह उनको पुकारने लगती है घर वालों को, और उनको तो खोल ही दिया था कि आप दोनों भाग जाओ, यानी एक तरह से प्लान किया था उसने। तो जब हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम पेज नंबर 12 पर आगे अध्ययन करते हैं, जिसे आप ध्यान से देखेंगे। पेज नंबर 11 के अंदर हमने पढ़ा, और 12 नंबर पेज पर अब अध्ययन करते हैं हम कि गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, दोनों बैल भाग निकले, क्योंकि खुले हुए थे, कुछ परेशानी हुई नहीं उन्हें भागने में, क्योंकि रस्से तो खोल दिए गए थे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए, गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था, नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। यानी बच्चों, जब उनके पीछे आफत मुसीबत आई तो उन्हें उसका कोई ज्ञान नहीं रहा कि वो कहाँ से कहाँ भागे जा रहे हैं और कितनी दूर निकल गए हैं, वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और बच्चों, होता भी है ना, जब कोई प्रेशर या इस प्रकार की आफत आ जाती, कहते हैं ना भागते को रास्ता नहीं मिलना, तो यही उन दोनों के साथ हुआ। दोनों भाग रहे थे, उन्हें रास्ते का ज्ञान ही नहीं रहा। वैसे तो बैलों को बड़ा ज्ञान होता है, पहले भी तो एक बार वो इस तरह से आराम से निकले थे रात्रि को, उनके पीछे कोई था नहीं, तो आराम से अपने गांव पहुंच गए थे। लेकिन यहाँ भागते हुए उनको रास्ते का कोई ज्ञान नहीं रहा कि किस रास्ते से वो भाग रहे हैं, कहाँ से आए थे और कहाँ जाना है। तो इस तरह से वो अब असमंजस की स्थिति कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी तो बेतहाशा भागे। यानी जो मोती कहता है कि तुम भी तो ऐसे ही जल्दबाजी करते हुए भागे, इन बहुत तेज भागे थे। बेहताशा कहते हैं बहुत तेजी से, बहुत तेज गति से भागे, वहीं उसे मार गिराना था। यानी कि हम उसको मार गिराते और आराम से निकलते हैं, कौन हमारा पीछे आने वाला था, और तुम भी थे कि मेरी बात माने नहीं।
उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। तो यहाँ बैल कह रहे हैं हमारा धर्म है अपने स्वामी भक्ति, हमें स्वामी भक्ति निभाना, हमारा धर्म है किसी यानी अहिंसा का पालन करना। तो यहाँ पर उन भारतीयों की थी, उन भारतीयों ने भी तो ऐसे किया था कि हम गांधी जी के जो आंदोलन थे तो वो भी तो इसी धर्म के अनुसार ही थे, इसी धर्म के अनुरूप थे, अहिंसा का पालन करना यानी विरोध करना पर मारकाट न करना। तो यही हीरा उसको समझा रहा है कि ये हमारा धर्म है, हम भारतीयों का धर्म है। लेखक यहाँ पर ये दर्शा रहे हैं कि हम भारतीयों का धर्म है कि हम भी अहिंसा का पालन करते हैं, तभी अंग्रेजों ने लंबे समय तक शासन किया था, हमने विरोध नहीं किया था, हम उसके अत्याचार को सहते रहे पर हम उनकी कभी खिलाफत नहीं की। तो इसी तरह से हीरा मोती भी अपने इस प्रकार से अपनी वार्ता के द्वारा या उनकी मूक प्रदर्शन को भी यहाँ लेखक हम इस तरह से दर्शा रहे हैं। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे, खेत में मटर हरी मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। मतलब खाए जा रहे थे, उधर उधर देख भी रहे थे कि कोई हमारे ऊपर आकर कोई चोट तो नहीं पहुंचाने लग जाए। जब पेट भर गया तो दोनों आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए, फिर एक दूसरे को ठेलने लगे। सींग मिलाए मतलब दोनों मस्ती करने लगे, एक दूसरे को जोर आजमाइश करने लगे। ये भी एक उनके खेल का हिस्सा था। वो लड़े नहीं रहे थे बल्कि अपनी जोर आजमाइश करते हुए एक तरह से खेल दिखा रहे थे। एक दूसरे को ठेलने लगे मतलब पीछे धकेलने लगे। मोती ने हीरा को एकदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, मतलब जब उसको खाई में गिरा दिया मोती ने, क्योंकि मोती बड़ा चंचल था, उसने हीरा को इस तरह से पीछे हटाते हुए खाई में जाकर गिरा दिया। तब हीरा को भी क्रोध आ गया, भैया ऐसे तो नहीं मानेगा। संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो वह किनारे हट गया। मोती वैसे समझदार था, उसने देखा कि अब तो ये खेल में कहीं हम दोनों मित्र आपस में झगड़ नहीं बैठे, तो उसे भी मित्रता का भी ख्याल था, तो वह पीछे हट गया। हीरा को मान लो उसने कहते हुए पीछे हट गया कि मुझे माफ कर दो मित्र, है ना। तो ये एक तरीका होता है बच्चों, जब हमारी मित्रता या हमारा कोई रिश्ता नाता खतरे में पड़ जाए तो हमें एक तरफ, चाहे हमारा कभी कभी हमारा दोस्त नया भी हो तो भी हमें उसे कबूल कर लेना चाहिए, मंजूर कर लेना चाहिए। यही हमारे रिश्तों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो ये भी मोती ने भी इस तरह से अपनी मित्रता को बनाए रखने के लिए पीछे हट गया। अब हम इस तीसरे पार्ट के अंदर देखते हैं कि वो किस तरह से निकले और किस प्रकार से वो खेत में चले गए और वहाँ क्या क्या किया। अब हम तीसरे पार्ट के अंदर यानी इस अध्याय के तीसरे पार्ट में देख रहे हैं कि अरे ये क्या, कोई सांड डोंकता चला रहा है। हाँ सांड, ये वह सामने आ पहुंचा। सांड मतलब तो आपने देखा ही होगा, जो बैल का ही एक नस्ल का होता है, जो सांड यानी खुला होता है, जो खुला घूमता है, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पर। डोंकता मतलब ऊंची आवाज में मतलब चिल्लाता रहा था। उन्होंने देखा है तो सांडी, वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं, बगले मतलब इधर उधर देख रहे हैं कि हम कहाँ से निकले। बगले मतलब साइड के अंदर। सांड पूरा हाथी है, सांड बड़ा मजबूत था, तगड़ा था, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। उन्होंने सोचा अगर हम इससे भिड़ लिए तो पता नहीं ये क्या कर देगा, हो सकता है हमारे प्राणी जोखिम में पड़ जाए। लेकिन नए भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती थी, और नहीं नजर आती कि अगर हम नहीं भिड़ेंगे तो ये हमें भागने भी नहीं देगा, हमें चोट भी पहुंचा सकता है। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूर्य था, मतलब कितना डरावना है, कितना भयंकर है, कितना बड़ा है वो हाथी की तरह। तो मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। अब मोती था वो इस तरह से उसने सारा माजरा भांप लिया और उसने हीरा से बोला, भी देखो आज तो बड़े बड़े ये माना बुरे बुरे फंस गए मित्र, अब हमारी जान कैसे बचेगी, कोई उपाय तो सोचो। तो हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, वो भी चिंतित ही था, सोच ही रहा था, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। उसने कहा भाई नहीं, उससे कोई विनती करने से कोई फायदा नहीं। वो अपनी उसको वो घमंडी लग रहा है, उसके तेवर देख कर लग रहा है कि वो बहुत घमंडी है, वो हमारी बात नहीं सुनेगा। आरजू कहते हैं प्रार्थना, विनती न सुनेगा, वो हमारी कोई प्रार्थना नहीं सुनने वाला है। आरजू बच्चों कहते हैं प्रार्थना को, यानी विनती, यानी समानार्थक शब्द एक तरह से, वो हमारी विनती या प्रार्थना को नहीं सुनेगा। भाग क्यों न चले, वे भाग लेते हैं कि ये कितना दौड़ेगा, इतना बड़ा है तो शायद दौड़ नहीं पाएगा, और हम तेजी से भाग लेंगे।
तो इस तरह कहते हैं भाई यही तरीका है कि हम उससे न उलझ कर न कुछ बोल कर हम तेजी से यहाँ से भाग लेते हैं। तो बच्चों 12 नंबर पेज तक हमने ये पढ़ा, इसमें आपको समझ में आ ही गया होगा। लेक्चर के दौरान बिल्कुल एक आसान सी भाषा का प्रयोग किया गया, सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो कुछ मुहावरों का, लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है जो आपने अच्छी तरह से देखे, जैसे बगले झांकना यानी इधर उधर झांकना, यानी परेशान होते हुए इधर उधर झांकना कह सकते हैं। और बुरे फंस से, ये भी शब्द कह सकते हैं, बुरे फंस से मतलब जान का संकट आ जाना, यानी कोई भी रास्ता नजर न आना। आरजू विनती न सुनना, यानी प्रार्थना विनती करने पर भी न मानने वाला या न मानना। और जान से हाथ धोना, अपने प्राणों को खोना कह सकते हैं, यानी मृत्यु हो जाना कह सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम ये कुछ मुहावरे थे, हमने इनको अच्छी तरह से देखा था। आगे पेज नंबर 13 के अंदर अध्ययन करते हैं बच्चों। पेज नंबर 13 के अंदर देखेंगे, बुक आपकी खुली होनी चाहिए। जब आप इस तरह से वीडियो को देखकर लर्न कर रहे होंगे आप, तो अच्छी तरह से पढ़ना, दोहरान करना, साथ साथ में बुक आपके पास होनी चाहिए, अंडरलाइन करते हुए उसको पढ़ना चाहिए साथ साथ में, तो आपको ज़्यादा लर्न होगा। फिर भी कुछ शब्द न समझ में आए, कुछ सेंटेंस समझ में ना आए, तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जब वो इस तरह से कहता है कि क्यों न हम भाग चलें, भागना तो कायरता है। अब यहाँ पर जो हीरा है वो कहता है कि भागना तो कायरता है, भागना नहीं चाहिए मैदान छोड़कर, पीठ दिखाकर भागना बहुत बुरी बात है। तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। अब मोती कहता है भैया तो ठीक है, तू यहीं मरो, इसके साथ लड़ ले, झगड़ ले, विनती कर ले, पैर पकड़ ले उसके, मैं तो नहीं टिकने वाला, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा मजबूत है और मुझे चोट पहुँचा सकता है। मैं नहीं इसके साथ लड़ सकता, न मैं इसके साथ हाथाजोड़ी कर सकता। बंदा तो मतलब वो खुद कह रहा है यहाँ पर 9-2-11 ना, भाग जाना भाई, मैं तो भाग रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं टिकने वाला। और जो दौड़ाए भाई, और अगर दौड़ाएगा वो जो दौड़ा रहा है गया, उसका तो नहीं उपाय सोचा तूने, जो दौड़ा रहा है उसका तो नहीं सोचा, भागने सोच रहा है केवल। तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। लेकिन कोई उपाय सोच ले भी, कब तक भागेंगे हम, यहाँ से भाग ले, वहाँ से भाग ले, कहाँ भागेंगे, क्यों ना सामना किया जाए समस्या का। तो यानी हीरा उनको इस तरह से समझा रहा है कि क्यों ना हम इससे जो संकट आया इसका सामना करें, इसका उपाय सोचें। कोई उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। भाई यही है कि हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए, वो एक है और हम दो मिलकर क्यों ना उसका मुकाबला किया जाए और उसको भगाया जाए, चोट पहुंचाई जाए उसको। मैं आगे से रगे देता हूँ मतलब उसको चोट पहुंचाता हूँ, टक्कर लेता हूँ, और तुम पीछे से रगे दो, मतलब तुम पीछे से टक्कर मारो उसके, या अपने सींग मारो, उनसे चोट मारो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, दोहरी मतलब दोनों तरफ से, जब दोनों तरफ से उसको मार पड़ेगी ना तो वो भाग खड़ा होगा, भाग जाएगा। वो किस की तरफ मुड़ेगा, आप तेरी तरफ मुड़ेगा तो मैं पीछे से चोट पहुंचाऊंगा, मेरी तरफ मुड़ेगा तो तुम चोट पहुंचाना, तो आखिर में उसको भागना ही पड़ेगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। भाई यही एक तरीका है कि हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। जोखिम तो है भाई, जान तो हमारी भी जा सकती है, पर ये इसके अलावा उपाय भी तो नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा नहीं था। तजर्बा कहते हैं अनुभव, यानी वह भी तो कभी 2-2 से नहीं लड़ा था और आज उसे 2-2 शत्रुओं से लड़ना पड़ रहा था। तो वह तो एक शत्रु से मलयुद्ध करने का आदी था, मतलब एक से तो वो जो सांड था वो भी बड़ा माहिर था, कुशल था, लेकिन दोनों तरफ से उसको युद्ध हो रहा था या शत्रु उस पर टूट रहे थे, तो उसका वह बिल्कुल भी आदी नहीं था, आदत नहीं थी उसको ऐसी करने की। मलयुद्ध कहते हैं बच्चों कुश्ती। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा था, मतलब उसने भी फिर अपनी टक्कर मारी उसको जोर से। तो सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, यानी कि वो भी दोनों माहिर थे। कहाँ गिरने वाले थे, उस्ताद कहते हैं, पारंगत कहते हैं, कुशल थे वो दोनों भी, यानी वो इतने ढीले डाले नहीं थे, मतलब चुस्त थे। उसे वह अवसर न देते थे, मतलब उस सांड को मौका ही नहीं दिया उन्होंने कोई भी। एक बार
सांड जलाकर हीराकांत कर देने के लिए चला, यानी उसको भी गुस्सा आ गया और वह हीरे पर इतनी जोर से चोट पहुंचाने के लिए झपटा मारा कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। अब उसने मोती ने भी समझ लिया कि हीरा को ये खतरनाक चोट पहुंचाना चाहता है, तो उसने तेजी से बिना समय गंवाए उस सांड के पेट में सींग भोंक दिया, मतलब गुहा दिया, उसके अंदर चुबा दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया, मतलब दूसरी तरफ। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा। अब सांड के पास भी कोई चारा नहीं था, वह वहां से मैदान छोड़कर भाग गया और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यानी कि ये वापस आ ही न जाए या दोबारा उसके मन में न आए, तो उसका पीछा किया उन्होंने। वो भी पीछे दौड़े, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। भागते भागते इतनी चोट लगी थी और उसमें बेदम, मतलब उसमें उतनी ताकत नहीं रही थी कि वह दौड़ सके या चल सके, और वहीं पे गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। तब उसको गिरा हुआ देखकर वहां से दोनों निकल लिए। बच्चों, तो बच्चों समझ में आ रहा है ना आपको? यानी यहाँ पर भी भारतीयों ने दशा की गई है कि किस प्रकार भारतीयों ने जब मिलकर कहीं भी किसी भी शत्रु का सामना किया तो बड़ी आसानी से शत्रु को परास्त किया, लेकिन वो जहां पर भी अकेले पड़े, अकेले लड़े, वहीं पर शत्रुओं ने उनका फायदा उठाया। तो भारतीयों की ये भी एक थी कि वो शत्रुओं को कभी उन्होंने अंत तक नष्ट नहीं किया, जहां भी उसे लगा वो खदेड़ देते, लेकिन उसको पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए थे। तभी वो बार बार भारतीयों पर आक्रमण कर रहे थे। यहाँ पर भी इस तरह से माध्यम से लेखक हमारे पे व्यंग्य कर रहा है कि भारतीयों की ये नेकदिलता ही उनकी कमजोरी बनी थी। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे, मतलब दोनों जीत चुके थे एक शत्रु से, तो वो झूमने लगे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। उसने कहा, अभी मेरा तो जी कर रहा है कि मैं इस सांड को खत्म ही कर दूं, कोई शत्रु को छोड़ू नहीं। यानी ये एक मोती की भी एक यहाँ पर सोच बड़ी नेक थी। पर जब अहिंसा की बात आती है बच्चों, तब इस प्रकार के भारतीयों की जो एक अच्छे विशेषता रूपी गुण थे, तब उनको वहां पर रोक लिया था उन्होंने। हर भारतीय को ऐसे गुण। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, तो हीरा ने भी फिर तिरस्कार कर दिया, नहीं नहीं नहीं, ये बुरी बात है। हम अपने से वो शत्रु क्यों ना है हमारा, हम उस पर निहत्थे पर, या वो हमारा सामना नहीं कर रहा, गिरा हुआ है, अभी अचेतनशील है, तो हम उस पर हमला नहीं करेंगे, उस पर हम अपने सींग नहीं चलाएंगे, हथियार नहीं उठाएंगे। यानी भारतीयों की भी तो यही सोच थी। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। यहाँ पर फिर वो मोती कहता है, लेखक भी कह रहा है भारतीयों को, अगर भारतीय उस समय अगर इस तरह से सब ये ढोंग को न मानकर सभी अगर शत्रुओं का सफाया ही कर देते, जो कभी भी दोबारा न मुड़कर आते, तो भारत की स्थिति जो उस समय हुई थी वो न होती, या आज हमारी जो वर्तमान स्थिति है वो भी कभी नहीं होती। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो। आप कहते हैं चलो ठीक जैसा हुआ, अब सोचो हम घर कैसे जाएं, पहले कुछ खा लें तो सोचें, मतलब जो पहले खाया था वो तो हमारा पच चुका है, अब इतनी मेहनत के बाद हमें कुछ और खा लेना चाहिए। तो सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा। हीरा ने कहा, भाई जो पहले जो हमने खा ली वो खा लिए, लेकिन अब दोबारा मत जाओ, हो सकता है खेत का मालिक आ गया हो। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक ने सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था ही, निकल गया, और मोती सिंचे हुए, यानी उसमें जो पानी लगा दिया गया था, तो आपने देखा ना, भाई हीरा मना करता रहा, उसमें 2 ग्रास 4 खाए थे, मतलब 2-4 मुंह डाले थे चारे पे, कितने भी 2 बंदे या 2 आदमी लाठी लेकर दौड़े आए और दोनों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया, मतलब वो तो भाग लिया, लेकिन जो मोती था वो सिंचे हुए कहते हैं, जहाँ पर खेत के अंदर पानी दिया जाता है सिंचाई के रूप में, उस पानी के लिए कहा गया बच्चों यहाँ पर। तो हम अब पेज नंबर 14 के अंदर देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि खेत में सिंचा हुआ था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न बाघ का पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है, तो लौट पड़ा। उसने देखा भी तेरा मित्र तो संकट में है, अब तो भागने का कोई रास्ता ही मतलब ही नहीं है, मैं नहीं जाने वाला इस अपने मित्र को छोड़कर, इसको साथ लेकर ही जाऊंगा। तो उसने फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया, मतलब उसको भी पकड़ लिया। तो प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस कहते हैं बच्चों जहाँ मवेशी खाना को कह सकते हैं, या जहाँ पर ऐसे आवारा पशुओं को
सभी को रखा जाता है। जो सभी प्रकार के पशु होते हैं जो आवारा होते हैं, खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए रखवाले रखे होते हैं। तो वो रखवाले उनको कांजी हाउस के अंदर, यानी जैसे अपने गौशाला कहते हैं ना बच्चों, तो ये गौशाला ही पहले कांजी हाउस का रूप होता था, जहाँ उनको आवारा पशुओं को एक मकान के अंदर बंद कर दिया जाता था। तो मवेशी खाना भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों को बंद कर दिया। प्रातःकाल तक मतलब शाम को हो चुकी थी उन्हें, रात्रि में इस तरह से थे, और सुबह उनको जब प्रातःकाल तक दोनों उसमें बंद कर दिए गए। तो फिर आगे क्या होता है इस पार्ट 4 में, यानी अध्याय हम सेकंड के पार्ट 4 में देख रहे हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए, दोनों मित्रों के जीवन में पहली बार ऐसी साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत चुका था। तो बच्चों साबिका हम किसे कहते हैं, बोलो, यानी ऐसा मान लो सबक, या उनको ऐसा पहली बार उनके जीवन में ऐसा बीता था कि जो उनको मान लो उन्हें पहले ऐसा आभास कभी नहीं हुआ था, ऐसा अनुभव उन्हें कभी नहीं हुआ था कि इस तरह से उनको उनका पूरा दिन मान लो कहीं ऐसे बीते, यानी घर के अलावा वो कहीं बंद नहीं हुए थे, और खाने को भी एक दिन का भी ना मिला। समझ ही में न आता था कि ये कैसा स्वामी है, मतलब ये कैसे स्वामी है जो हमें इस तरह से बंद कर दिया, न खाने को कुछ दे रहा है। इसका तो गया फिर भी अच्छा था, अब यहाँ गया से तुलना की तो उसने कभी कुछ न कुछ वो सूखा चारा जो भी था वो डालता तो था, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, यानी उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं डाला गया था। पता नहीं कब के वो बंद थे, जैसे जेल के अंदर डाल दिए गए हों। तो यहाँ पर भी भारतीयों की ही स्थिति का बताया जा रहा है कि जब अंग्रेज भी भारतीयों पर इस तरह से अत्याचार करते थे, और वो उन सबको यानी एक ही जैसे अपराध न होकर बल्कि अनेक प्रकार के अपराधों वाले भी अनेक जगह इस तरह से उनको एक साथ ही बंद कर दिया जाता था, और न उनको कुछ खाने को मिलता था, तो वो एक मृत की तरह हो जाते थे। कि तो इतने कमजोर हो गए थे, खड़े भी ना हो सकते थे, और सारा दिन दोनों मित्र फाटक की और टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती, मतलब उनको जो भूख प्यास लगी थी, उनको कोई नजर नहीं आ रहा था कुछ चारा लेकर आता होगा। तब दोनों ने दीवार की जो नमकीन मिट्टी थी, मतलब मिट्टी से पुते हुए थे बच्चों, और मिट्टी के अंदर भी एक लवणीय मात्रा होती है, क्षारीय होता है, जो एक नमक की तरह नजर आता है, या मतलब टेस्ट होता है उसका। तो वो उसको चाटना शुरू कर दिया उन्होंने, पर उससे कहाँ तृप्ति होने वाली थी, मतलब संतुष्ट होने वाले थे, भूख मिटने वाली थी। रात को भी जब कुछ न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। अब रात को जब कुछ नहीं मिला तो उनकी हिम्मत जवाब दे गई। अब हीरा के मन में भी एक विद्रोह की ज्वाला दहक उठी, क्योंकि वो भी इस तरह से अत्याचार को सहते सहते उसकी भी हिम्मत जवाब दे गई। पहले तो बिल्कुल विनम्र था, लेकिन बाद में उसने भी उग्र रूप धारण करने लगा, उसमें भी एक तरह से ज्वाला की विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। तो मोती ने सिर लटकाए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। उसने कहा, भी मेरा भी यही हाल है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे भी तो प्राण निकल ही जाएंगे, तो इतने जल्दी हिम्मत ना हारो भाई। अब यहाँ पर हीरा कहते हैं, भाई कोई बात नहीं, ऐसा है, लेकिन हिम्मत मत हारो, यहाँ से भागने का कोई उपाय है तो निकालना ही होगा। भी चलो अब हम भागने शुरू कर दिया है, अब हम इस संकट के सामना करना शुरू ही कर दिया है, तो अब हम हिम्मत नहीं हारेंगे, अब हम अपनी मंजिल को प्राप्त करके ही रहेंगे। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बुत्ते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। अब यानी हीरा उसकी हिम्मत बंधा रहा है। यहाँ पर मोती जब हिम्मत हारने लगा, तब हीरा जो अब उसमें भी एक विद्रोह की भावना थी, यानी भारतीयों की तुलना की जा रही है किस प्रकार से जो सहनशील भारतीय थे उनकी भी हिम्मत जवाब दी, तो वो भी आंदोलन में कूद पड़े थे और किस तरह से एक दूसरे की हिम्मत बंधा रहे थे। तो यहाँ पर भी हीरा उसे भी अपने कहते हैं, भाई बस इसी बात पर तुम अकड़ते थे, यानी इसी यही तुम्हारे में एक लगन थी, आज़ादी आज़ादी, और वही आज तुम उसका जवाब देगी हिम्मत। क्या तुम्हें आज़ाद नहीं होना है, क्या इसी में सड़ना है क्या? बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए, जोर मारा, मिट्टी का एक चिपट निकल आया। फिर तो यानी वो एक कच्ची दीवार के जो कांदे अवस्था उसकी दीवारें कच्ची थी। हीरा को अब जोश आया हुआ था, वो अपनी वो सब कमजोरी भूख प्यास को भूल गया और अपने
जो मजबूत सींग थे उसके नुकीले थे उसने दीवार में गड़ा दिए और एक चिप्पड़ निकल आया, एक छोटा सा भाग उसमें से टूटकर गिरने लगा। तो उसका साहस और बढ़ा, उसे लगा कि हाँ मैं अब कुछ कर सकता हूँ। तो बच्चों आप पेज नंबर 15 पे पढ़ रहे हैं, देखेंगे आप गौर से। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। यानी अब उसकी हौसला बढ़ता गया कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से उसने उस दीवार को गिराने की ठान ली। उसी समय कौन उसका चौकीदार लालटेन लेकर जानवर की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड़पन देख कर उसे कोई डंडे रसीद कर दिया। अब हीरे देखा भाई ये बड़ा उजड़पन कर रहा है, यानी मूर्खता कर रहा है, मूर्खों की तरह कर रहा है, ये क्यों कर रहा है ऐसा। तो उसने उसको 2-4 डंडे रसीद कर दिए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। यानी अब उसको रस्सी से बांध दिया, पहले वो खुला था लेकिन अब उसको रस्सी से बांध दिया कि ये दीवार को चोट नहीं पहुंचाए। तो ये भी भारतीयों की इस मनोदशा पर वर्णन किया जा रहा है भी जब वो क्रांतिकारियों को अंग्रेज इस तरह से विद्रोह करने पर किस तरह उनको जेल में डाल दिया जाता था, यातनाएं दी जाती थी। और अगर कुछ ज़्यादा उछल कूद मतलब भारतीय अगर क्रांतिकारी कुछ करता या हाव भाव दिखाता तो उन्हें भी इस तरह से मतलब अत्याचार किया जाता था, चोटें पहुंचाई जाती थी, रस्सों से बांध दिया जाता था उनको। तो मोती ने पड़े पड़े कहा आखिर मार खाई क्या मिला, मतलब क्या कर लिया तूने, ऐसा करके आखिर में मार ही खाई ना। अपने बूते भर जोर तो मार ही दिया। उसने कहा भी जितनी मेरी हिम्मत थी वो हिम्मत तो नहीं आ रही, मैंने कोशिश तो की, अब तो देखा जाएगा आगे। ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ गए। अब मोती भी उस तरह से व्यंग्य कर रहा है, जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितनी बंधन पड़ जाए। उसने कहा अभी हिम्मत थोड़ी हार गया मैं, बांध दिया तो कोई बात नहीं, अभी भी मैं ताकत लगाऊंगा आजाद होने के लिए। तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, मतलब जान से हाथ धोएगा इस बार। अभी तो रस्से में बांधा है, अगर तूने और ज्यादा कुछ किया तो हो सकता है तुम्हें जान से हाथ धोना पड़े। यानी ये भी एक भारतीयों की ही उस आज़ादी के दौर में किस तरह से मतलब जो क्रांतिकारी जो मतलब एक जो नेता होते थे उनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। जो अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पे लटका दिया जाता था, अत्याचार देकर उनको मार डालते थे। तो ये भी वो कह रहा अगर तुम ज़्यादा करेगा तो तुम्हें ये मार डालेंगे। कुछ परवाह नहीं, यूँ भी मरना ही है, सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जाने बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है, 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। यानी उस तरह से उसमें दया भावना आ गई और सबकी आज़ादी के बारे में सोचने लगा। जिस तरह से हमारे भारतीय नेताओं ने भी, जो अगर सर जैसे सुभाष चंद्र बोस, बिस्मिल्लाह खान या जो भी मतलब अनेक प्रकार के ऐसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे ऐसे थे जिन्होंने अपनी परवाह किए बगैर सभी भारतीयों को आज़ादी दिलाने के लिए, सबको आज़ाद करने के लिए उन्होंने तो कसम खा ली थी और बिना कुछ परवाह किए वो सामना कर रहे थे। तो बच्चों आज हम पेज नंबर 15 तक अध्ययन करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में कुछ भी आए तो आपको अंडरलाइन करते हुए कल आगे हम क्रमानुसार अध्ययन के अंदर पढ़ेंगे। आप पूछ सकते हो कोई भी आंसर के रूप में इनमें से जो आपको कठिन शब्द आए हैं या ऐसे कोई सेंटेंस जो आपको नहीं समझ में आए हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी बच्चों इसमें बहुत सारे मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है तो इनको गौर से पढ़ते रहेंगे, दौरान करेंगे, इनका अर्थ जानेंगे, नहीं समझ में आए तो पूछेंगे। कल हम फिर से पढ़ेंगे। जय हिंद।